चलो तो स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन का और कलेक्शन का, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बस आप लिखते रहना रजिस्टर में ऑप्शन, फिर जो जो मैं नोट करवाऊंगा वो नोट कर लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है इन विच प्रोसेस रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट हैविंग यूटिलिटी। सही, ठीक है, तो लिख लो ऑप्शन डी। तो यूटिलिटी क्रिएट करने के उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन, है ना, सही याद है कीवर्ड। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव क्वांटिटेटिव डेटा, और बाकी सारे कौन से हैं? ठीक है, तो देखो ब्यूटी हो गई, एबिलिटी टू सिंग हो गया, लर्निंग स्किल हो गई, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये सब क्वालिटेटिव डेटा हो गए। मार्क्स को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज स्टैटिस्टिक्स। इनमें से आपको पहचानना है चारों में से कि कौन सा फैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्यों, रीजन बताओ। तो वो पता होना चाहिए ना लॉजिक। स्टैटिस्टिक्स का ना एक फीचर होता है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब होता है कि अगर हम खाली एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि राम ने 60% मार्क्स इंग्लिश में लाया, 80% मैथ्स में लाया, 90 इकोनॉमिक्स में लाया, तो ये खाली सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए एग्रीगेट्स होना ज़रूरी है, मतलब कि कुछ 2-3 फैक्ट्स मिले हुए होना ज़रूरी है ताकि हम कंपेयर कर सकें या एनालिसिस कर सकें। तो डी ऑप्शन जो है उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, है ना। तो पहले 3 ऑप्शन में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं था, डी ऑप्शन में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स था। उसके बाद फोर्थ है विच डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। याद है एडम स्मिथ का कीवर्ड? नहीं नहीं, सभी बोल दो। ग्रोथ ओरिएंटेड, वेल्थ, ठीक है। तो एडम स्मिथ का याद रखना, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं वैसे तो उनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो वेल्थ डेफिनेशन थी। वेलफेयर वाली किसकी थी? एल्फ्रेड मार्शल की। हाँ, ये वाली थी एल्फ्रेड मार्शल की, और स्कैरसिटी रॉबिन्स की। चलो फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अपने सही ऑप्शंस लिखते रहना रजिस्टर में, ठीक है। फोर्थ का डी ऑप्शन है ऐसा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, सच कौन सा है? ए में लिखा है इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सेविंग मैनकाइंड, बी में लिखा है इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन स्टडी ऑफ लॉ ऑफ मोशंस, सी में लिखा है इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ए मैन एंड एनवायरनमेंट, डी में लिखा है इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ ऑफ मोशंस, तो ये तो गलत है। डी फॉर डोंकी। हाँ, तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हेल्प करता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सेविंग मैनकाइंड से तो कोई मतलब नहीं है, और मैन एंड एनवायरनमेंट से भी कोई मतलब नहीं। चलो उसके बाद सिक्स्थ, द मेथड ऑफ जनरलाइजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ फ्यू यूनिट्स out of the entire population is called sampling या sample method, है ना। सेंसस नहीं, सेंसस का मतलब होता है जब आपके मान लो पॉपुलेशन में 6 आइटम्स हैं, है ना, और अगर आप 6 के 6 आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं सेंसस। सैंपल किसे बोलते हैं? जब आपके पास मान लो पॉपुलेशन है 6 आइटम्स का, लेकिन आप उसमें से कुछ फ्यू यूनिट्स ही सेलेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं सैंपल। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि किस मेथड में आप थोड़े से यूनिट सेलेक्ट करते हो आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, तो सैंपल होता है। सेंसस का मतलब होता है जिसमें आप सारे ही सेलेक्ट करते हो।
चलो तो इसका मतलब 1 नंबर कटा। उसके बाद 7th, तो तुम्हें कैसे पता? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर? बी भी होता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है हमको। मतलब क्वेश्चनेयर जब हम करते हैं, बनाते हैं, तो क्रॉस वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, और इंस्ट्रक्शन भी मेंशन्ड होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिर 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या है फुल फॉर्म? हाँ, तो NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलो उसके बाद 9th, when selected units of a universe are studied then it is called? सैंपल इन्वेस्टिगेशन। हाँ ठीक है, तो याद रहेगा। तो इसको बोलते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन या सैम्पलिंग, कुछ भी बोल सकते हो। और 10th भी बता दो, सेंसस इज, जिसमें हम क्या करते हैं? ए, मतलब द मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट, जिसमें हम सारे यूनिट्स को कवर करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं सैम्पलिंग, सॉरी सेंसस। चलो अब 2 फिल इन द ब्लैंक से, तो MCQ तो 10 ही थे। अब 11th में पूछ रहा है, द डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवेज विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय रेलवे बोर्ड वुड बी डैश फॉर एनी रिसर्चर। तो 50-50 करते हैं, तो डायरेक्ट डेटा तो गलत, बेसिक डेटा भी गलत, ये तो बेकार है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में तुक्का मारो, क्या होते हैं D और A? मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है? इंड्यूशन नहीं, लॉजिक पता होना चाहिए। द डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवेज विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय रेलवे बोर्ड। तो देखो रेलवेज की वेबसाइट पर वो अपना डेटा पब्लिश करते हैं, है ना, मान लो। अब आप एक रिसर्चर हो, आप उनकी वेबसाइट पर गए और वहाँ से वो डेटा आपने ले लिया, तो आपके लिए डेटा कौन सा डेटा है? सेकेंडरी। अरे सर क्या, ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा होता है। तो जो भी ये पब्लिश्ड वाले सोर्सेज से आप डेटा लेते हो, ये सब सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी डेटा तो वो होता है जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, आप खुद जाकर कलेक्ट करते हो डेटा। चलो 12th, इन डैश इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट्स देमसेल्व्स वेयर एज इन डैश इंफॉर्मेशन एज सप्लाइड बाय द इंफॉर्मेंट्स इज रिकॉर्डेड बाय द एन्यूमरेटर। D फॉर डोंकी या B फॉर बॉम्बे? D फॉर डोंकी, मतलब कि आपके हिसाब से इन क्वेश्चनेयर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट्स देमसेल्व्स वेयर एज इन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन एज सप्लाइड बाय द इंफॉर्मेंट्स इज रिकॉर्डेड बाय द एन्यूमरेटर्स। हाँ, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में एन्यूमरेटर कहाँ आता है? तो इसीलिए तो कहता हूँ मेरे साथ लिखो आंसर, शेड्यूल नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, तो लिख लेना। तो इसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब बेसिकली होता है कि ये भी एक तरह से क्वेश्चनेयर की तरह ही है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो बताता है इन्फॉर्मेंट, उसको एक आदमी रिकॉर्ड करता है, एन्यूमरेटर। क्वेश्चनेयर में वो डायरेक्टली खुद ही फिल कर देता है इन्फॉर्मेंट। चलो ठीक है, तो अब
13 से बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो जो मैं बताऊंगा वो मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, आंसर डाल डाल के। तो 13th में पूछ रहे हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिलेट टू विच डेटा। तो आपको डेटा का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला है इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, और सेकंड है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। बेसिक तो कुछ होता ही नहीं, दो ही तरह के डेटा होते हैं। जब वो क्लासिफाई करने के लिए बोलता है तो दो तरह के डेटा होते हैं, एक नहीं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो ये कौन सा है? हाँ, तो इंटेलिजेंस तो फर्स्ट में लिख लो आप क्वालिटेटिव डेटा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल वो भी क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो जब आपसे क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। क्वालिटी, अच्छा, तो वो अदर बातें बाद में करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं 14th की। तो लिख लिया 13th का आंसर, दोनों में लिख लेना, वन में क्वालिटेटिव और सेकंड में भी क्वालिटेटिव। फिर 14th में मेंशन द टाइप ऑफ फैक्ट्स नॉट स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स। नहीं, मेंशन द टाइप ऑफ फैक्ट्स नॉट स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स, तो वन वर्ड क्या आंसर लिखना है? हाँ, तो बस वही लिखना है। तो इसका आंसर ही लिख लो क्वालिटेटिव डेटा। तो कौन से फैक्ट्स हम स्टडी नहीं करते स्टैटिस्टिक्स में, एक ही कीवर्ड है इसका, क्वालिटेटिव डेटा। चलो फिर 15th के दो एग्जांपल्स बता के लिखना है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो एक तो लिख लो मार्क्स इन एग्जाम, और दूसरा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, और भी कोई भी लिख सकते हो, वेजेस लिख सकते हो ऑफ लेबर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वांटिटेटिव हो, जिसको हाँ हो सकता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स या कमोडिटीज़। उसके बाद 16th, गिव एनी वन मेरिट ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करने का आपको एक एडवांटेज बताना है, मतलब मेरिट बताना है। तो मतलब क्या लिखूं एग्ज़ाम में? तो टीचर इंग्लिश के शब्दों पर नंबर देगी। वो तो आप अपने मन की भावनाओं को बयां कर रहे हो, है ना। टीचर को तो एग्जैक्ट लैंग्वेज कीवर्ड्स चाहिए ना, कि भाई जो एग्जैक्ट हमने नोट्स में लिख रखे हैं या बुक में होते हैं, कि डायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जब हम करते हैं तो उसका कोई भी मेरिट क्या है। फिर इसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मेरिट बहुत सिंपल वाला लिख सकते हो, लिख लो मेरे साथ कि डेटा इज़ रिलायबल। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू से जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा क्या होता है? रिलायबल होता है। या आप लिख सकते हो एक्यूरेट, या आप लिख सकते हो ऑथेंटिक, मतलब उसमें बायस कम होएगा, या मतलब मिलावट कम होगी। तो कीवर्ड याद रखना है, तो डेटा इज़ रिलायबल ये लिख लो, सबसे ईजी। उसके बाद 17th बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज हो गया, जितनी टोटल पॉपुलेशन है, सैंपल साइज हो गया, उन पॉपुलेशन से तो ये तो आपने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। नहीं, गलत नहीं है, ये आपकी भावनाएं तो सही हैं, लेकिन टीचर तो अंग्रेज़ी के शब्दों पर नंबर देने वाली है, हमको तो वो शब्द पता होने चाहिए ना, एग्जैक्ट लिखना आगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड सैंपल साइज।
में क्या लिखोगे, वन लाइन की डेफिनेशन बताओ। पॉपुलेशन साइज का मतलब हाँ, मतलब इसमें हमें यूनिट्स मेंशन करना पड़ता है। साइज़ का मतलब होता है यूनिट, तो लिख लो, एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। और इसी तरह सैंपल साइज़, उसका भी लिख लो एग्जैक्ट डेफिनेशन। सैंपल साइज़ की क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल। ठीक है ना, तो ये लिखना है एग्जैक्ट डेफिनेशन, क्योंकि आप जो मीनिंग बता रहे हो वो पॉपुलेशन का मीनिंग बता रहे हो, या आप बता रहे हो मीनिंग सैंपल का। हाँ, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है या सैंपल साइज़ क्या है, तो हमें उसकी डेफिनेशन बतानी है। हमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन नहीं बतानी, या हमें सैंपल की डेफिनेशन नहीं बतानी। तो हमें सैंपल साइज़ की डेफिनेशन पूछ रहा है, या हमें पॉपुलेशन साइज़ की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो साइज़ का मतलब होता है यूनिट। उसके बाद 18th सुनाओ, व्हाट इज़ क्वेश्चनेयर। मिल जाएंगे मार्क्स इसमें। नहीं सर, इंग्लिश में। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा ना, हमें भावनाएं व्यक्त नहीं करनी ना, यही तो दिक्कत है। अंग्रेज़ी में लिखना है, और वो भी प्रॉपर वर्ड्स। हाँ, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हाँ चलो इतना तो ठीक हो गया। आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम, किससे पूछते हैं, रेस्पोंडेंट्स। हाँ, तो ये शब्द होने चाहिए, तो मैं लिखवा देता हूँ। एग्जैक्ट मीनिंग लिख लो, छोटी सी डेफिनेशन है कि क्वेश्चनर क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज आंसर्ड बाय, a list of questions which is answered by respondents। है ना, तो ये इसमें ज़रूरी है कि रेस्पोंडेंट्स वर्ड आना चाहिए और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वर्ड आना चाहिए, कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर कौन करता है, रेस्पोंडेंट करता है। चलो, तो समझ आ गए। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, 19th ऑनवर्ड्स। तो 19th में सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज अ क्ले विच कैन बी यूज्ड टू मेक गॉड और डेविल। हाउ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक क्ले की तरह होती है। स्कूल में आया था ना, देख लो, मैं तो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लो। देखो, इनके स्कूल में आया था तो तुम्हारे में आ सकता है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है। मतलब क्ले का मतलब होता है कि जिसको आप जो भी शेप दोगे वो बन जाएगा। तो आप स्टैटिस्टिक्स से भगवान भी बना सकते हो, शैतान भी बना सकते हो। मतलब क्वेश्चन ये है कि आप इसको अच्छा भी दिखा सकते हो, ख़राब भी दिखा सकते हो। तो हाउ। तो बताओ 3 नंबर में क्या लिखोगे। अब इसमें तो 3 नंबर कैसे मिलेंगे, कि स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज क्या होता है। चलो, चलो मैं अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वैसे आपका आंसर सही है, लेकिन तुम्हारे लिए सुनाता हूँ। चलो, तो देखो कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, स्टोरी मतलब एक फैक्ट बता रहा हूँ। असली में एक बहुत पहले ना एक ऐसे रिपोर्ट आई कि इस कॉलेज के अंदर, एक कॉलेज के बारे में बताया गया था कि इस कॉलेज के अंदर
33.1/3% या 33.33% जो फीमेल स्टाफ होती हैं वो वहीं के मेल स्टाफ से शादी कर लेती हैं। हाँ, एक कॉलेज के बारे में रिपोर्ट में लिखा था कि इस कॉलेज की रिपोर्ट में ये पता चला कि वहाँ की 33.33% जो फीमेल स्टाफ हैं वो वहीं के मेल स्टाफ से शादी कर लेती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो स्टैटिस्टिक्स था, रिपोर्ट थी। अब जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इस पूरे कॉलेज में टोटल 3 फीमेल स्टाफ थी और उनमें से इत्तफाकन एक जो थी उसने वहीं के कॉलेज के मेल स्टाफ से शादी कर ली। मेल तो चाहे जितने भी हों, मैं शादी तो एक से ही करी है ना, तो मेल तो चाहे जितने भी हो लेकिन उसने तो एक मेल से शादी कर ली। तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो टोटल 3 महिलाओं में से एक महिला ने शादी कर ली वहीं पे कॉलेज के अंदर ही। तो 3 में से एक को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो कि हाँ, कि 3 में से एक ने अगर शादी करी तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो वो 33.33% बन जाता है। तो सुनने में आपको शुरू में जब मैंने न्यूज़ बताई तो बड़ा ऐसा लगा रहा है 33.33% महिलाएं शादी कर रही हैं कॉलेज के अंदर ही, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट सुनने के बाद तो लगा रही है तो बहुत छोटी बात है ना। तो पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना उसको हम किसी भी तरह प्रेजेंट करके अपने हिसाब से घुमा के बता सकते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो अगर मैं अच्छा दिखाना चाहता हूँ किसी को तो मैं अच्छा भी दिखा सकता हूँ, और अगर मैं ख़राब दिखाना चाहता हूँ किसी को तो मैं ख़राब भी दिखा सकता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स, चलो इसको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मतलब किसी और चीज़ को ख़राब दिखा सकता हूँ, है ना भाई। मान लो लेट से मैंने कहा कि आपके 100 में से 98 मार्क्स आए हैं, तो अब ये अच्छा है ख़राब? अच्छा है। अब पापा को बताऊंगा आपके फ़ोन करके कि नहीं कि इसकी क्लास में बाकी सब बच्चों के 100 on 100 आए हैं, तो अब यही इन्फॉर्मेशन आपकी वाली क्या होगी? ख़राब। तो बताने का नज़रिया चेंज हो सकता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे आप अच्छा बुरा कुछ भी दिखा सकते हो। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है, तो इसमें आपको ना एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताने, इसमें वो बताना है जो वो बोल रही थी थोड़ा थोड़ा, कि मतलब आप स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि इंटरप्रिटेशन करते हो तो आप वहाँ पर अपने पर्सनल बायस को भी ला सकते हो, और पर्सनल बायस का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को मतलब अच्छा भी दिखा सकते हो, ख़राब भी दिखा सकते हो। सिंपल सी पुरानी कहावत है, जैसे पानी की बॉटल है, इसमें मान लो आधा पानी भरा हुआ है, तो कोई बोल सकता है आधा भरा हुआ है, कोई बोल सकता है आधा खाली है बॉटल। तो अच्छा भी देख सकते हो आप, ख़राब भी देख सकते हो, है ना। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वैसे ही स्टैटिस्टिक्स को हम अच्छा भी दिखा सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स से हम ख़राब भी दिखा सकते हैं। तो इसमें आंसर ये लिखना है। तो अब इसके कीवर्ड्स नोट करवा देता हूँ कि क्या मेंशन करना है। तो लिख लो इसमें आंसर नंबर 19। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, तो इसमें ये लिख लो कि मतलब कीवर्ड्स दे रहा हूँ, पूरी इंग्लिश नहीं लिखवा रहा। तो आप ऐसे लिख लो कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेनली इंटरप्रिटेशन करते हैं फ्रॉम फैक्ट्स। और उस इंटरप्रिटेशन के अंदर हम पर्सनल बायस कैन बी देयर, और उस इंटरप्रिटेशन में हम पर्सनल बायस भी ला सकते हैं। और उस पर्सनल बायस की मदद से हम किसी भी चीज़ को मतलब अच्छा भी दिखा सकते हैं, गुड, और किसी भी चीज़ को बुरा भी दिखा सकते हैं, बैड। तो बस इसीलिए वो अच्छे वाले को बोल रहा है भगवान, मतलब कि गॉड बोल रहा है, और बुरे वाले को वो डेविल बोल रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स एक क्ले है जिससे मतलब आप अच्छा भी दिखा सकते हो, गॉड भी दिखा सकते हो, या बुरा भी दिखा सकते हो, खराब भी दिखा सकते हो। बस तो ये मतलब थोड़ा सा इसमें इस हिसाब से आंसर लिखना है। तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखनी, बस ये बताने की कोशिश करनी है कि इस स्टैटिस्टिक्स में हम किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।
नहीं, 3 मार्क्स तो टीचर तो लिखने की देगी, लेकिन उसमें टीचर समझ जाएगी कि आप जो लिख रहे हो उसके पीछे आपकी सोच क्या है। अब कुछ बच्चे खाली एडवांटेज लिख के आ जाएंगे मान लो, तो टीचर समझ जाएगी कि ये तो गलत हो गया। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखनी, बस ये बताना है कि स्टैटिस्टिक्स को यूज़ आप कैसे कर रहे हो, पर्सनल बायस आप लगा रहे हो और उससे अच्छा कर रहे हो कि ख़राब कर रहे हो, है ना। तो बस ये है मेनली। तो बट गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। चलो 20, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। लिस्ट द डिफरेंट केसेस विच आर सूटेबल फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू। तो याद करो टेलीफोन वाला, मतलब क्वेश्चन इजी बना देता हूँ आपके लिए, कि जो टेलीफोनिक वाला इंटरव्यू वाला जो मेथड होता है वो आपके हिसाब से कब कब सूटेबल होता है, ऐसे कुछ केसेस बताने हैं। मतलब कि कब हमें टेलीफोन पर इंटरव्यू करना चाहिए। श्योर, लेकिन उसमें फिर टेलीफोन ही क्यों करना? अगर डिफरेंट एरिया में लोग रहते हैं तो फिर तो मैं क्वेश्चनेयर भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मुद्दा ये कि टेलीफोन वाला ही क्यों, तो आपको इसके एडवांटेज बताने हैं अगर याद हैं तो। चलो मैं लिखवा देता हूँ इसका आंसर, मेरे साथ नोट कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे साथ नोट कर लेना कि टेलीफोनिक इंटरव्यू कब कब सूटेबल होते हैं। देखो कुछ केसेस बताता हूँ, लिखो। नंबर 1, व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट, RELUCTANT, reluctant to answer certain questions in personal interview। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हमने वैसे भी डिस्कस करा था कि कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो आप उनसे सीधा फेस टू फेस बात करो और उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते, है ना। तो अगर मैं भी आपकी आंखों में आंखें डाल के पूछूं कि सच सच बताओ कि तुमने 1 महीने में क्या पढ़ाई करी है, तो आप थोड़ा सा मतलब शर्मा जाओगे, जवाब नहीं दोगे, झूठ बोलने में आपको अजीब सा लगेगा। लेकिन यही मैं आपसे फ़ोन पे पूछूं तो आप मज़े से बता दोगे। तो कई बार फ़ोन पे बताना आसान होता है, फेस टू फेस बताने में आपको झिझक होती है। तो एक तो ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखना है। फिर सेकंड, दूसरा लिख लो, दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन बजट इज लो। अगर आपका बजट कम है तो फिर ये मेथड थोड़ा सही रहता है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू करने में आपको जाना पड़ेगा। टेलीफोन पे पूछना है बहुत आसान है, उसमें आपका बजट थोड़ा सा कम लगता है, पैसा जो है कम लगता है। राइट, और इसमें एरिया वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो कि पर्सनल इंटरव्यू में तो आपको हर जगह खुद जाना पड़ेगा, तो इस मेथड में आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा कवर कर सकते हो। तो लिख लो ये भी पॉइंट, व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर dispersed over large geographical area। तो अगर आपके रेस्पोंडेंट्स जो हैं मतलब अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो फिर आप मज़े से उनसे फ़ोन पर इंटरव्यू कर सकते हो, आपको हर जगह भागना नहीं पड़ेगा खुद। तो समझ गए ना। तो 3 नंबर में 3 रीज़न लिख लो बस। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ऐसी किसी भी मेथड की सूटेबिलिटी पूछ सकता है, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू की जनरली ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब ये तो डिस्टिंग्विश करने का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं आपको कितने पॉइंट याद होंगे। डिस्टिंग्विश करना है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा।
तो ये तो सिंपल है, हम बताओ क्या क्या। हाँ लेकिन ये तो टीचर मन की भावनाएं थोड़ी ना समझेगी, कुछ कीवर्ड बताओ। न्यूमेरिकल, वेरी गुड। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, ये लिख लो, कि जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल टर्म ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म में मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं या उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ नहीं कर सकते या उसकी स्टडी नहीं कर सकते। और हाँ, और एक एग्जांपल लिख देना। क्वांटिटेटिव डेटा में लिख लेना वही मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नहीं 3 का ही है ना। और क्वालिटेटिव में कुछ भी लिख लेना, ऑनेस्टी या जो भी ऊपर के क्वेश्चन में थे, फिर एग्जांपल लिख लेना। तो इसमें डिफरेंस ही इतना ही है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 डिफरेंस बस ऐसे लिख लेना। चलो अब 4 ट्रू फॉल्स बताने सोच सोच के। स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ नो यूज टू इकोनॉमिक्स विदाउट डेटा। मतलब कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अगर बिना डेटा का होगा तो स्टैटिस्टिक्स फिर किसी काम का नहीं है। ट्रू है ना, क्योंकि बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज़ मोर इकोनॉमिक देन सेकेंडरी डेटा। मतलब इकोनॉमिक का मतलब होता है चीप, सस्ता। तो प्राइमरी डेटा जो है वो मोर इकोनॉमिक नहीं है, हाँ, है ना, क्योंकि प्राइमरी डेटा में आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। सेकेंडरी डेटा इजीली सस्ते में मिल जाएगा। फिर थर्ड, देयर इज़ अ सर्टेन बायस इन्वॉल्व्ड इन नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स। क्या फॉल्स, तुक्का मार रहे हो? नॉन रैंडम सैंपल क्या होता है? हाँ, जिसमें हम रैंडमली नहीं लेते। तो जब हम रैंडमली नहीं ले रहे तो उसमें तो फिर बायस होगा ना, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ भेदभाव कर रहे होंगे, है ना। तो ट्रू ही है ये बात। फिर थर्ड लास्ट, सेंसस मेथड इज सूटेबल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज। अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, मान लो आपको पूरे इंडिया का डेटा इकट्ठा करना है, तो ऐसे में फिर आप सेंसस मेथड करोगे या सैम्पलिंग मेथड करोगे? रॉन्ग। सेंसस करते करते तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा क्योंकि जब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है फिर तो आप सारे आइटम्स को सेलेक्ट करते करते पागल हो जाओगे ना। हाँ, तो जब एरिया बड़ा होता है तो हम सैम्पल मेथड ज़्यादा बढ़िया रहता है। एरिया छोटा सही है, मान लो आपको सिर्फ एक छोटे से स्कूल का, हाँ, अब मान लो आपको एक छोटे से स्कूल का डेटा इकट्ठा करना है तो सेंसस सही है। अब बड़ा स्कूल हो तो सैम्पल। चलो, तो मैम को आज बोलना कि सर से फ़ोन पे बात करें। नहीं, मतलब सीए की बात नहीं, लॉजिकल तो यही है ना कि आपका जब एरिया बड़ा होगा तो आपको सैम्पलिंग करनी चाहिए। नहीं, स्कूल की चिंता नहीं है, वो मैडम ने ऐसे बोल दिया होगा, आंसर फॉल्स ही है। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, या क्लिक नहीं करता। बट लॉजिक क्लियर है ना, ये नोट्स में भी हमने लिख रखा है। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो फिर हम थोड़ी ना एक एक यूनिट को जाकर मतलब चेक करेंगे। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गए ये वाले। चलो अब लास्ट क्वेश्चन के लिए एक वो बनाना है आपको। हाँ, और क्या। हाँ, फिर छुट्टी है, लेकिन लास्ट के लिए वो टेबल बनाओ। अच्छा, तो क्लास से बाहर निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। तो बुक में चेक कर लेना, लेकिन आपको ये डिफरेंसेस भी याद होने चाहिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी सेंसस और सैम्पलिंग का डिफरेंस, तो उसमें ये पॉइंट वैसे दिखेगा आपको।
तो उससे वो डिफरेंस याद कर लेना। चलो खैर, तो इस में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस बताना है। तो कोशिश करो कम से कम 4 पॉइंट्स बताओ अच्छे अच्छे। चौथा तो मुझे पता है आप एग्जाम्पल ही बोलोगे तो वो तो चलो पहले ही लिख लिया। नॉट इकोनॉमिक, ठीक है, तो लिखो फिर, मतलब लिख लेना प्राइमरी डेटा में क्या लिखना है, नॉट इकोनॉमिक, ठीक है, नॉट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ, पूरा लिख लेना, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। मतलब इसमें टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, एफर्ट भी बहुत लगता है। जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो इकोनॉमिक है, उसमें आपका टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। एक एग्जाम्पल भी सुना दो। हाँ, प्राइमरी का कोई एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, क्वेश्चनेयर वाला लिख सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है कि क्वेश्चनेयर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, है ना, तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया डेटा कलेक्ट करने का, प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी का टेलीफोन नहीं, टेलीफोन वेलीफोन भी तो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप मेहनत करके डेटा कलेक्ट कर रहे हो खुद पहली बार। हाँ, रेलवे वाला लिख सकते थे जो ऊपर ही आया था। हाँ नहीं, गलत नहीं, वो डिस्कस कर रही है, मैं तो रुक रहा हूँ। हाँ बताओ एग्जांपल, कुछ नया निकाल के ला रही हो तो। अच्छा अच्छा, तो बताओ फिर क्या एग्जांपल लिखें। हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हो कि कोई भी आपने डेटा ले लिया फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज, मतलब कि किसी भी वेबसाइट से, तो ऊपर वो रेलवे वाला पॉइंट भी आया था ना, वो भी लिख सकते हो कि रेलवे की वेबसाइट से आपने डेटा ले लिया, वो एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। चलो अब 2 डिफरेंस और सोचने हैं, तो आपने 3 और 4 वाला बताया। कलेक्ट, ठीक है, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन हिज ओन, ठीक है, बिल्कुल सही, तो लिख लो कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन हिज ओन। मतलब वो खुद कलेक्ट करता है अपने आप, लेकिन वो तो वो सेकेंडरी वाला भी खुद ही करता है, उसमें कौन सा उसका नौकर करेगा। नहीं, एन्यूमरेटर की वेबसाइट से डेटा निकालना है जब आपको रेलवे की, तो आप खुद निकालोगे वेबसाइट पे या किसी एन्यूमरेटर को बुलाओगे, भाई मेरे को तो वेबसाइट चलानी नहीं आती, तू निकाल के दे दे। उसमें डायरेक्ट डेटा पे ज़्यादा इसमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, प्राइमरी में कलेक्ट करना। हाँ, तो इसको अब इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इस बात को टीचर कैसे समझेगी इंग्लिश में। कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन हिज ओन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कीवर्ड है। फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब कि आप एक ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हो जो कभी पहले हुआ ही नहीं है, पहली बार, ये कीवर्ड है ना, पहली बार, तभी तो प्राइमरी है ना वो। अब आपने कलेक्ट कर लिया, अब आपसे आपका दोस्त मांग लेगा, मान लो, फिर वो सेकेंडरी हो गया उसके लिए। हाँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है कि आप कोई डेटा ऐसा कलेक्ट कर रहे हो जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है। और सेकेंडरी में क्या लिख लोगे कि डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि वो पहले से है एग्जिस्टेंस में, वो कोई और ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है ना। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने ज़रूरी हैं ताकि टीचर को पता लगे ना कि हाँ, कि प्राइमरी मतलब पहली बार कलेक्ट हो रहा है और सेकेंडरी का मतलब है कि पहले हो चुका है। चलो एक और बच गया डिफरेंस। नहीं, वो तो सेकेंडरी भी हो सकता है। नहीं, इकोनॉमिक में तो खैर वो आ गया, टाइम वाइम, मनी, पैसा, एफर्ट।
तो एक सिंपल वाला लिख सकते हो कि प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल और सेकेंडरी डेटा इज़ नॉट ओरिजिनल। तो इजी है ना पॉइंट याद करने के लिए। तो प्राइमरी डेटा जो होता है इसको हम ओरिजिनल सोर्स से मानते हैं कि डेटा कलेक्ट हुआ। नहीं, ओरिजिनल का मतलब होता है कि जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है उसको ओरिजिनल बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा को ओरिजिनल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपने वो पहली बार नहीं कलेक्ट करा, ये मतलब है। तो ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर वो है कि मतलब उसका ओरिजिन जो है वो पहली बार अगर है तो ओरिजिनल, पहली बार नहीं है तो नॉट ओरिजिनल। तो क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो कंप्लीट हो गया।